हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए 4 सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेसेस, जिसे हिंदी में बोला जाता है असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है, यानी कि शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रमुख कारण, इसी टॉपिक से आज हम आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइम क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर दोनों के ही यानी कि पेपर में काम आएंगे। ठीक है, और देखिए जैसे कि आप सभी लोगों का मैसेज आ रहा है, यानी कि कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट आ रहे हैं कि मैम पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ देखिए आप सभी लोगों को 10 तारीख यानी कि परसों शाम से अवेलेबल पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक मॉर्निंग में यानी कि 10 को परसों दिन एक मॉर्निंग एक वीडियो बना करके डालेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को कि आप लोगों को पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, उसके मिनिमम प्राइजेस क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोगों से परसों दिन यानी कि 10 तारीख को मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे और शाम से आप लोगों के लिए पीडीएफ जो होगा वो अवेलेबल होगा। अभी देखिए 18 से एग्जाम है, 8 दिन टाइम है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी जो होगी वो कंप्लीटली हो जाएगी। और देखिए कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर में 85% प्लस नंबर आए, यानी कि मार्क्स आए। ठीक है, परसेंटेज। तो इसके लिए देखिए हम लोगों को अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है। ठीक है, सभी लोग जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीजिएगा और उसका रिविजन करिएगा। ठीक है, और उसके बारे में देखिए हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी क्लास कराएंगे और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में समझिएगा। देखिए आप लोग जैसे कि पीडीएफ लेंगे, ठीक है, पीडीएफ लेने का मतलब ये है आप लोगों का कि क्या है कि जैसे कि हम क्लास एक बार आप लोगों को यूट्यूब पे करा दिए। ठीक है, और एग्जाम के टाइम में आप लोगों को रिवीजन करना है, तो आप लोग वीडियो कितना देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस का सार रहेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को क्या है कि आप फटाफट एक नज़र देख करके रिवाइज कर लेंगे। और रिवाइज करने से क्या होता है कि रिकॉल, यानी कि जितने भी आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी आप लोग टॉपिक को समझे हुए हैं, एक बार आप लोग क्लास के माध्यम से समझ लिए, दोबारा आप लोग जब उसको रिवाइज करेंगे तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो तुरंत रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बस पीडीएफ देने का मेरा यही उद्देश्य है। ओके, तो पीडीएफ के बारे में हम लोग 10 को बात करेंगे, यानी कि कल 9 है, कल आप लोगों के लिए एक हम मैराथन क्लास फर्स्ट पेपर की रखेंगे। ठीक है, और 10 को आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते जाएंगे वो हम आप लोगों को डेली के डेली प्रोवाइड कराते जाएंगे यूट्यूब पर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास देखिए, हमारी टॉपिक है शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रमुख कारण, यानी कि मेन रीजंस फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड चिल्ड्रेन, यानी कि शारीरिक अक्षमताओं से जो युक्त बालक हैं उनके कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले फटाफट से हम लोग देख लेते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, कि शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रमुख कारण कौन कौन से। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का टॉपिक है शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रमुख कारण, तो उसी से हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है कि शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है आप लोगों का वंशानुक्रम, सेकेंड ऑप्शन है आपका गर्भकालीन विकास एवं दुर्घटनाएं, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का सामाजिक आर्थिक स्तर, फोर्थ ऑप्शन है बीमारी तथा आयु और फिफ्थ ऑप्शन है आप लोगों का उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो आप लोग शारीरिक क्षमताओं से युक्त बालक होते हैं इनके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों के चारों जितने पॉइंट दिए हैं ये सभी कारण होते हैं। ठीक है, उनको यानी कि अक्षमताओं से युक्त जो बालक होते हैं, यानी कि जो विकलांग बालक होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों का पहला कारण जो है वो आप लोगों का वंशानुक्रम होता है। देखिए जो फ्रेंड्स, जो आप लोगों की शारीरिक अक्षमताओं का जो एक प्रमुख सबसे कारण होता है, सबसे यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट कारण आप लोगों का होता है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए जब माता पिता या फिर उनके पूर्वज, ठीक है, यानी कि उनके दादा दादी हो गए, ठीक है, परदादा परनानी, आप सभी लोग समझते होंगे पूर्वजों का मतलब। ठीक है, तो देखिए जब वो किसी न किसी प्रकार के शारीरिक दोषों से यानी कि पीड़ित होते हैं, यानी कि कोई भी उनको शारीरिक दोष यानी कि वो बीमार रहते हैं। ठीक है,
तब देखिए ये जो बालक होता है, ठीक है, ये दोष जो है वो जीन्स के माध्यम से हस्तांतरित होता है, यानी कि जो भी उनके जीन्स होते हैं उनके पूर्वजों के, ठीक है, धीरे धीरे उनके माता पिता में भी आएंगे, फिर उसके बाद उनके अंदर भी आ जाएंगे, यानी कि बच्चों के भी अंदर, ठीक है। तो जो शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों का सबसे पहला कारण होता है वो आपका वंशानुक्रम होता है। सेकंड पॉइंट आपका होता है गर्भकालीन विकास व दुर्घटनाएं, ठीक है। गर्भकालीन विकास, सबसे पहले हम लोग गर्भकालीन विकास के बारे में समझेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए जब भी जो बालक होता है जब वो माता के गर्भ में पल रहा होता है, ठीक है, यदि जब बालक माता के गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय देखिए यदि उसको गंभीर चोट लग जाती है, ठीक है, तो बालक जो होता है उसका अंग का, यानी कि जो उसके अंग होते हैं वो दोषपूर्ण हो सकता है। और इसके अतिरिक्त यानी कि जो भी दवाइयों का सेवन हो गया, ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन हो गया, तो ये सभी आपके शारीरिक अपांगता के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। यानी कि चोट लग जाने से भी जो बच्चे का अंग होता है वो भंग हो जाता है। यदि माता यानी कि गर्भावस्था में जो भी माता होती है वो मादक द्रव्यों का सेवन कर रही हैं, ठीक है, कुछ भी ले रही हैं, तो उससे भी जो शारीरिक अपंगता होता है वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आता है दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं से क्या आ सका है, यानी कि जो भी आपके छोटे बालक जो होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे आप सभी लोग, सबके घर में जो भी बालक होते हैं वो काफी चंचल होते हैं, ठीक है, वो एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकते हैं आप लोगों की तरह। जो बालक होते हैं वो हमेशा चंचलता की तरफ रहते हैं। कोई सामान यहाँ है इसको उठा करके वहां रखेंगे, उधर से वहां रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ज्यादातर भागते दौड़ते उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है। इसी दौरान यदि वो जैसे कि छत से गिर गए हैं, ठीक है, यदि वो सीढ़ी से गिर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि उसकी हड्डियां टूट जाए या फिर वो उसके जो नाजुक अंग हो उसमें चोट लग जाए, जैसे कि उसके आंख हो गए, नाक हो गया, ठीक है, कान हो गया, मस्तिष्क हो गया, तो ये सभी आपके शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। तो ये भी आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक बनता है शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के लिए, गर्भकालीन विकास एवं दुर्घटनाएं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स आपका सामाजिक आर्थिक कारक, ठीक है। यानी कि देखिए जो सामाजिक आर्थिक कारक होता है उसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए आप लोगों के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, उनका नाम है कारमाइकेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कारमाइकेल, ठीक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है आपका कारमाइकेल, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के जो बालक होते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के जो बालक होते हैं उनके अंदर जो शारीरिक अक्षमता होती है वो अधिक होते हैं, ठीक है। यानी कि वे अंधे होते हैं, लूले लंगड़े होते हैं, कुबड़ वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए बात क्या कहा गया है कि जो कारमाइकेल का है, ठीक है, उन्होंने सामाजिक आर्थिक स्तर के जो कारण होते हैं शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों के लिए, उनके यानी कि उनका ये कहना है कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर के जो यानी कि उच्च स्तर के जो बालक होते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले जो बालक होते हैं उनमें शारीरिक अक्षमता अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई बच्चा देखिए बहुत ही ज़्यादा उच्च फैमिली से है, ठीक है, उसके घर यदि कोई बिजनेस वगैरह है, ठीक है, माता पिता जॉब वगैरह करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो उनका इलाज करा लेते हैं, बच्चे को ठीक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या है कि कोई भी उनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए जो गरीब परिवार से बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनकी आय भी बहुत कम होती है, ठीक है, समाज में उनका स्थान भी बहुत कम होता है, तो उनके अंदर जो शारीरिक अक्षमता होती है वो ज़्यादातर देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट रहा, सामाजिक आर्थिक कारक शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रमुख कारण में, ठीक है। चौथा है आपका बीमारी तथा आयु। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बीमारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। बीमारी देखिए क्या होता है कि जैसे कि जब भी कोई बालक किसी भी यानी कि गंभीर बीमारी से लंबे समय तक ग्रसित हो जाता है, ठीक है, तो उसका कोई जो अंग होता है वो दोषपूर्ण हो जाए, तो उस बीमारी से भी जो बालक है वो अक्षम हो जाता है, यानी कि शारीरिक अक्षमता उसके अंदर पनपने लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि यदि कोई बच्चा है, ठीक है, काफ़ी दिन से वो देखिए बीमार यदि चल रहा है, ठीक है, उसके हाथ पाँव काम नहीं करेंगे बिस्तर पे लेटे लेटे, ठीक है, बहुत जल्दी वो थकान उसके अंदर हो जाएगा, तो कोई हड्डियाँ जैसे कि कोई भी अंग हो गया वो काम करना बंद कर देगा, तो इस प्रकार से शारीरिक अक्षमताएं उसके अंदर भी आ जाती हैं। आयु से क्या मतलब होता है, यानी कि देखिए आपकी जो शारीरिक अपंगता होती है, ठीक है, वो तो आपको किसी भी उम्र में हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन देखिए जो 6 से लेकर के 9 वर्ष के जो बालक होते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 6 से लेकर के 9 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनमें क्या होती है कि जो चंचलता होती है, ठीक है, जो चंचलपन होता है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस कारण वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनके अंगों के विकार हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आयु होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 6 से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि शारीरिक अक्षमता होने की
बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलते कूदते हैं, दौड़ते भागते हैं, उनमें चंचलता की भावना जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और वो इसीलिए वो गिर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, जिस प्रकार से वो रोग एवं चोट से ग्रसित हो जाते हैं और उनका जो भी बॉडी है, ठीक है? वो अक्षम हो जाता है, शारीरिक अक्षमता उनके अंदर पनपने लगती है या फिर दिखने लगती है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आप लोगों के एक क्वेश्चन और बनते हैं कि किस एज में बच्चों के जो अपंगता होती है, ठीक है? किस एज में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो आप लोगों का 6 से लेकर के 9 वर्ष की आयु में जो बच्चों में अपंगता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें चंचलता जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए पहले ही क्वेश्चन में हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और जल्दी क्लास को ख़त्म करेंगे। वैसे देखिए क्लास के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी है आप लोगों के, ठीक है? 36 क्वेश्चंस है। आगे हम लोग थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका कि मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है, ठीक है? यानी कि जो मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों के जो बुद्धि लब्धि होते हैं वो कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपका 10 से कम, ठीक है? 10 से तो यहाँ कम नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये विकलांग बालकों के होते हैं, 0 से लेकर के 10 बुद्धि लब्धि जो होता है वो विकलांग बालकों को होता है। चलिए बट कोई बात नहीं, आ गया है ऑप्शन में तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है? वैसे यहाँ पर 70 होना चाहिए था, 70 से कम। चलिए ऑप्शन जब ये गलत ही है तो कोई भी ऑप्शन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों का जो बुद्धि लब्धि होता है वो कितना होता है? 10 से कम होता है या फिर 80 से कम होता है या फिर 90 से अधिक होता है या 100 से कम होता है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, जो मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि होता है वो आपका 80 से भी कम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 80 से कम होते हैं मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि। ओके, तो सेकंड ऑप्शन का जो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। क्वेश्चन है आपका कि स्किनर ने मानसिक 1 मिनट, ठीक है? क्वेश्चन है कि स्किनर ने मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों के लिए किन किन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है? यानी कि जो स्किनर साहब थे हमारे, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो मानसिक अक्षमता से युक्त बालक होते हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड प्रयोग किए जाते हैं या फिर उसी यानी कि जो मानसिक अक्षमता के वर्ड हैं, ठीक है, वो उनके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका मेंटली रिटायर्ड, सेकेंड ऑप्शन है आपका मेंटली डिफिशियंट, थर्ड ऑप्शन है आपका मेंटली हैंडीकैप्टेड और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्लो लर्नर या फिर ढूल, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्किनर है, ठीक है, उन्होंने मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों के लिए किन किन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए जो स्किनर है उन्होंने मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों के लिए कौन कौन से यानी कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है? उन्होंने मेंटली रिटायर्ड उन्हें बोला है, ठीक है, यानी कि जो मानसिक अक्षमता से युक्त बालक होते हैं, और उनको ही मेंटली डिफिशियंट भी बोला जाता है, ठीक है, और मेंटली हैंडीकैप्ट कैप्टेड भी बोला जाता है, ठीक है, मेंटली हैंडीकैप्ड, ठीक है, और फोर्थ दिया है स्लो लर्नर, यानी कि जो उनको सीखने की गति होती है वो काफ़ी धीरे होती है, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं यानी कि जो बालक होते हैं और वो ढूल होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो 4-5 पॉइंट दिया गया है इसमें, ठीक है, 4 ही है, बट देखिए ये अलग से इसमें मैंने जोड़ दिया है कॉमा करके ढूल, ठीक है, स्लो लर्नर। तो इसमें 4 ये जो वर्ड दिए गए हैं यही इन्होंने यानी कि स्किनर ने मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों को अलग अलग नामों से प्रयोग किया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के फर्स्ट पेपर में भी आ सकते हैं, सेकंड पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। अब आपको बताना है कि ये किसने कहा है कि जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि है जो 70 से कम होती है वे मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? पहला ऑप्शन है आपका क्रो एवं क्रो ने, सेकेंड ऑप्शन है आपका हैबर ने, थर्ड ऑप्शन है आपका हालिंगवर्थ ने और फोर्थ ऑप्शन है आपका बेंडा ने, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रो एवं क्रो, यानी
कि जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू लेवल है, जो आईक्यू क्षमता होती है वो 70 से कम होती है, वे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ये आपके क्रो एवं क्रो ने कहा है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो मानसिक अक्षमता से युक्त जो बालकों का बुद्धि लब्धि होता है वो आपका तो 80 से कम होता है, ठीक है। लेकिन क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, जो मंद बुद्धि बालक हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मंद बुद्धि बालकों की बात कही गई है, तो वो कितने होते हैं, 70 से कम होते हैं। और ये किसने कहा है, तो आपके क्रो एवं क्रो साहब ने कहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम होती है और जो, ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है और जो बुद्धि के दृष्टिकोण से कम बुद्धि वाले व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी कहलाते ये नहीं रहेगा, मंद बुद्धि कहलाते हैं। किसने कहा है, एक बार फिर से समझिएगा कि वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से या फिर उससे कम है, ठीक है, और जो बुद्धि के दृष्टिकोण से कम बुद्धि वाले व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं, मंद बुद्धि कहलाते हैं। ये किसने कहा है, पहला ऑप्शन है आपका ई ए ढालू ने, सेकंड ऑप्शन है आपका हॉलिंग बर्थ, ये आपका हॉलिंग रहेगा, ठीक है, हॉलिंग बर्थ ने, थर्ड ऑप्शन है आपका एस डी पोर्टियस ने, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बेंडा ने, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन फ्रेंड्स दिया गया है ये किसने दिया है, ठीक है, तो ये आपके हॉलिंग बर्थ साहब ने दिया है, ठीक है। इनका देखिए नाम यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मैं इनको लिख दे रही हूँ हॉलिंग बर्थ, ठीक है। राइटिंग तो इस पे बनती नहीं है बट आप लोग समझिएगा, ठीक है। हॉलिंग बर्थ साहब ने इस डिफिनेशन को दिया है, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी अभी अभी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं बताइए, यानी कि जो क्रो एवं क्रो हैं, ठीक है, इन्होंने मंद बुद्धि बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। पहला ऑप्शन है आपका संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन, सेकेंड ऑप्शन है आपका विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा, और थर्ड पॉइंट है आपका कि मित्र बनाने की प्रबल इच्छा, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों का इस क्वेश्चंस को आंसर बताने के पहले मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ कि आज आप सभी लोगों के जो यूट्यूब चैनल है लर्न विथ अल्पना, आज 1 ईयर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। ये 7 जुलाई को ही कंप्लीट हो चुका था बट मैं क्लास दे नहीं पाई, तो आज टोटली यानी कि आप लोगों के यानी कि जो ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, ठीक है, कि मैंने 1 ईयर में ही आप लोगों से इतना अच्छा रिलेशनशिप पाया है, ठीक है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे कि देखिए काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और सब्सक्राइबर भी आप सभी लोग, यानी कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है लगभग 7,500 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और मैं चाहूँगी कि जल्दी ही हमारे 20,000 कंप्लीट हो सब्सक्राइबर, तो मैं आप सभी लोगों के समक्ष लाइव चैनल पे या अपने उपलब्ध आ सकूँ, ठीक है, लाइव क्लासेस सभी लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। तो आज हमारे देखिए जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही अच्छा, यानी कि मुझे बहुत ही खुशी हुई, ठीक है, कि 1 ईयर में ही मैंने इतना अच्छा अचीव किया है, ठीक है, सभी आप सभी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने, ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि यूट्यूब को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए आप सभी लोग मेहनत करिए, आप लोग भी आगे बढ़िए, ठीक है, और कुछ आप लोग जॉब के दिशा में जाइए और कुछ ना कुछ आप लोग अपने लाइफ में भी अचीव करिए, ताकि आप सभी लोगों को जैसे ही कुछ समय बाद कुछ अच्छी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, आप लोगों ने यदि अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। और देखिए आज का जो समय है, ठीक है, बहुत ही खराब चल रहा है। केवल अपने आप पे ध्यान देना है, ठीक है, किसी और पे ध्यान नहीं देना। किसी और पे जो लोग भी ध्यान देते हैं वो हमेशा लाइफ में पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को फोकस करिए और खुद को समाज में एक अपना अच्छा स्थान बनाइए, ठीक है, और हमेशा अपने लाइफ में बढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष है इस बार, ठीक है। आप सभी लोग अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट करिए। एमए में आप लोग 85% प्लस परसेंटेज मार्क्स लाइए, ठीक है, और आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों के कितने आए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों का रिजल्ट सुनने में, ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी देखिए मेहनत करती हूँ वो सब बस केवल आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास रहा है, ठीक है, कि मैंने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है और हमारे 7,000 टोटली, ठीक है, 7,500 यूट्यूब फैमिली हमारी कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपने यानी कि जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रो यानी कि जो क्वेश्चन था, क्रो एवं क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था आप लोगों का, संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन। सेकेंड ऑप्शन था आपका विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा। थर्ड ऑप्शन था मित्र बनाने की प्रबल इच्छा। और फोर्थ था उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस किया गया था कि जो आपके क्रो एवं क्रो हैं, ठीक है, इन्होंने जो आपके विशेषताएं बताई हैं, ये देखिए आप लोगों के तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं इन्होंने बताया है। ठीक है, किसने, क्रो एवं क्रो ने, वो तीनों आपके समक्ष हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप सभी लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि क्रो एवं क्रो ने मंदबुद्धि बालकों के लिए, ठीक है, प्रमुख रूप से कितनी विशेषताएं दिया है, या फिर मंदबुद्धि या फिर आप बोल सकते हैं दुर्बल बालक। ठीक है, या फिर मंदबुद्धि या फिर आप दुर्बल बालक के जो प्रमुख रूप से कितनी विशेषताएं क्रो एवं क्रो के द्वारा बताई गई हैं, तो आपके तीन बताई गई हैं और ये तीनों आपके समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, तो यही तीनों हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालकों में मुख्य रूप से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि मंदबुद्धि बालकों में मुख्य रूप से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है आपका पराश्रितता, सेकंड ऑप्शन है आपका अधिगम के अयोग्य, थर्ड ऑप्शन है आपका बुद्धि की कमी और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी कि जो मंदबुद्धि बालकों में मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो मंदबुद्धि बालकों में मुख्य रूप से विशेषताएं पाती हैं वो आपका पराश्रितता, ठीक है, अधिगम के अयोग्य और बुद्धि की कमी, ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट है। यहाँ पर आपका उपर्युक्त सभी होगा। एक बार हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे कि मुख्य रूप से जो विशेषताएं पाई जाती हैं मंदबुद्धि बालकों में वो क्या क्या है। ठीक है, पराश्रितता, पराश्रितता का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी। ठीक है, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो मानव विकास की, देखिए बहुत ही यानी कि जो मानसिक विकास होता है उनका, ठीक है, वो बहुत ही कम हुआ रहता है। इस कारण वो जो अपना कार्य करते हैं, ठीक है, उसमें वो असमर्थ होते हैं, यानी कि जो भी उनका यानी कि जो वो कार्य करते हैं वो उसमें असमर्थ होते हैं। उन्हें अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी उनको दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, अपने माता पिता पर, अपने भाई बहन पर। ठीक है, तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसी को बोला जाता है पराश्रितता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स के अधिगम के अयोग्य, यानी कि देखिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ लर्निंग, अधिगम के अयोग्य, यानी कि देखिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे क्रियाओं को शीघ्र ही सीख सके, यानी कि कोई भी कार्य वो कर रहे हैं तो उसको जल्दी से सीख सके। ठीक है, तो उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है। इनमें देखिए फ्रेंड जो सीखने की गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है, यानी कि काफी मंद होती है, और जिस चीज को ये सीखते हैं, ठीक है, उसे भी वो जल्दी से भूल जाते हैं। यानी कि जो अधिगम के अयोग्य, यानी कि जो अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, यानी कि जो भी ये सीखते हैं इसको सीखने में तो काफी टाइम लगता ही है, और जो ये सीखते हैं उसको भी जल्दी से ये भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी जो आईक्यू लेवल क्षमता होती है वो याद करने के योग्य नहीं होती है, बहुत ही कम इनका आईक्यू लेवल होता है, मंदबुद्धि बालकों का 70 से भी कम होता है। ठीक है, तो इनमें देखिए जो चिंतन होता है, मनन होता है, स्मरण होता है, तर्क होता है। ठीक है, इन सभी मानसिक, यानी कि ये सभी जो आपकी मानसिक शक्तियां होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। चिंतन यानी कि आप किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, उस पर आप विचार नहीं कर पाएंगे, और जो भी आप सोचे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप मनन नहीं कर पाएंगे। और स्मरण यानी कि आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। तर्क यानी कि उसके बारे में क्या तर्क होना चाहिए, क्या ये चीज सही है, क्या ये गलत है, आप तर्क भी नहीं दे सकते हैं, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो तर्क भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मंदबुद्धि बालक होते हैं फ्रेंड्स, इनकी जो भी मानसिक शक्तियां होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, या आप कहें तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये होता है अधिगम के अयोग्य। थर्ड पॉइंट है आपका मंदबुद्धि बालकों के मुख्य विशेषताएं जो होती है वो बुद्धि की कमी। बुद्धि की कमी क्या होती है, मतलब कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक है, इनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है फ्रेंड्स वो अत्यंत ही, यानी कि बहुत ही कम होती है, यानी कि अत्यंत ही कम होती है। जिसमें देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि क्रो एवं क्रो जो है, ठीक है, वो सभी मंद बुद्धि यानी कि उन सभी बालकों को मंद बुद्धि कहा है, ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, 70 से कम होती है। ठीक है, और इनकी जो मानसिक दुर्बलता होती है, यानी कि जो मानसिक कमजोरियां होती है वो स्थायी होती है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो मंद बुद्धि
बुद्धि बालक होते हैं उनमें बुद्धि की कमी होती है, पराश्रितता होता है, अधिगम के अयोग्य होते हैं, ठीक है। और भी इसमें देखिए कई पॉइंट्स होते हैं, बट ये 3 पॉइंट्स आपके यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें और पॉइंट जैसे कि निर्णय शक्ति का अभाव, ठीक है, ये किसी भी बातों को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, ठीक है। सांवेगिक अस्थिरता यानी कि मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति जो संवेगात्मक रूप से काफी अस्थिर होते हैं, ठीक है। बेढंगी कार्यशैली होती है, जैसे कि जो मानसिक रूप से दुर्बल बालक होते हैं इनका जो भी कार्य क्षमता होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी कि बेढंगी कार्यशैली यानी कि जो भी उनका कार्यशैली होता है वो काफी बेढंगा टाइप से होता है, ठीक है। और एक पॉइंट आपका ये होता है कि सामाजिक समायोजन कर पाने में असमर्थ, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो समाज में अच्छे समायोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है। और इनमें यानी कि जो इनका व्यक्तित्व होता है उनके आकर्षण यानी कि व्यक्तित्व में जो आकर्षण होते हैं उसके अभाव पाए जाते हैं, और मानसिक दुर्बलता जो होती है वो स्थायी रूप से होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स था फ्रेंड्स ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोगों को भले ही लग रहा होगा कि मैम काफी टाइम ले रही हैं, लेकिन देखिए आप लोगों को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएं, बस इसलिए थोड़ा सा क्लास आप लोगों की लंबी जा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धि के बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया, यानी कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के आधार पर जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है, या फिर इसको 6 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धि बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो आप बताइएगा 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब किन किन यानी कि वर्गों में कौन कौन से ये वर्ग आते हैं मंद बुद्धि बालकों के, अभी इसको अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मंद बुद्धि यानी कि बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर जो मंद बुद्धि बालकों के वर्ग होते हैं वो 3 वर्ग होते हैं उनके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उसी से क्वेश्चंस रिलेटेड लिया गया, दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धि के बालक, यहाँ पर 2 बार हो गया, ठीक है, बालक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपका मूर्ख, सेकेंड ऑप्शन होता है आपका मूढ़, थर्ड ऑप्शन होता है आपका जड़ बुद्धि, और फोर्थ ऑप्शन होता है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के आधार पर आपके मंद बुद्धि बालकों के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। पहला आपका होता है मूर्ख बालक, सेकंड आपका होता है मूढ़ बालक, और थर्ड आपका होता है जड़ बालक, ठीक है, जड़ बुद्धि बालक, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अभी हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। यानी कि जो मूढ़ बालक होते हैं, सॉरी जो मूर्ख बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, मूढ़ बालक कैसे होते हैं, जड़ बुद्धि बालक कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और धीरे धीरे सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका अगला पूछ दिया कि मूर्ख बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है। अब आपको बताना है यानी कि जो आप लोगों के बुद्धि लब्धि के आधार पर जो मंद बुद्धि बालकों के प्रकार थे, सबसे पहला आपका मूर्ख बालक था, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मूर्ख बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है। पहला ऑप्शन है 50 से 70 के बीच, सेकेंड ऑप्शन है आपका 25 से 50 के बीच, थर्ड ऑप्शन है आपका 25 से भी कम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 70 से 90 के बीच, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो मूर्ख बालकों का बुद्धि लब्धि होता है वो आपका 50 से लेकर के 70 के बीच होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो मूर्ख बालक होते हैं, ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 50 से लेकर के 70 के बीच होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, मोरन यानी कि मूर्ख बालक कहा जाता है। देखिए ये जो बालक होते हैं फ्रेंड्स मूर्ख बालक, ये आपको जीवन पर्यंत मूर्ख ही रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो बालक होते हैं मूर्ख बालक, ठीक है, ये जीवन पर्यंत कभी भी ये अच्छे नहीं आपको समझ में आएंगे, हमेशा ये मूर्खों की तरह ही बात करेंगे और ये हमेशा मूर्ख ही रहते हैं, ठीक है। इनकी जो बुद्धि होती है फ्रेंड्स, यानी कि जो आपके मूर्ख बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है 50 से 70 के बीच, यानी कि ये 7 से लेकर के 10 वर्ष के बालक, ठीक है, बालकों की तरह होती है। यानी कि ये कितने भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, वो 7 से लेकर के 10 वर्ष के बालकों के तक ही रहती है, ठीक है। उनकी उम्र भले ही 25 हो जाए, 30 हो जाए, ठीक है, या फिर 40 हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है, लेकिन देखिए इन्हें पढ़ने लिखने की जो पूरी जो सुविधा आप प्रदान कर देंगे ना, तब भी ये पढ़ने के योग्य और कुशल शिक्षक भी नियुक्त किए जाए, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो मूर्ख बालकों का बुद्धि लब्धि होते हैं वो आपका 50 से 70 के बीच होती है, और ये कितने वर्ष के बच्चों तक की बात करते हैं, तो 7 से लेकर के 10 वर्ष तक की बच्चों तक की ये बात करते हैं, ठीक है। इनका इसी
हिसाब से इनका जो भी प्रकार से उनका बुद्धि लब्धि होता है इतना बहुत कम होता है, ये जीवन पर्यंत मूर्ख ही रहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बालक जीवन पर्यंत मूर्ख ही रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बालक जीवन पर्यंत मूर्ख ही रहते हैं, तो आप लोग वहां पर बताइएगा मूर्ख बालक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मूढ़ बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूढ़ बालक। ठीक है, यानी कि देखिए जो मूढ़ बालक होते हैं, पहला ऑप्शन है आपका 50 से लेकर के 70 के बीच में, सेकंड ऑप्शन है आपका 25 से 50 के बीच, और थर्ड ऑप्शन है आपका 70 से 90 के बीच, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 90 से 110 के बीच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मूढ़ बालक होते हैं फ्रेंड्स, उनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो आपका 25 से लेकर के 50 के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि जो मूढ़ बालक होते हैं फ्रेंड्स, जिन बालकों का आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि 25 से लेकर के 50 तक पाई जाती है, वो मूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो इनका संपूर्ण जीवन काल होता है फ्रेंड्स, वो बौद्धिक एवं मानसिक स्तर से ये 3 से लेकर के 7 वर्ष के बालकों की तरह होता है। ठीक है, यानी कि जो भी इनका बौद्धिक और मानसिक स्तर होता है वो 3 से लेकर के 7 वर्ष तक के बालकों की तरह ही होता है। ठीक है, और यह आजीवन देखिए 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बालकों की तरह ही रहते हैं। ठीक है, या बुढ़े भी हो जाएंगे तभी इनका जो बात रहेगा, इनकी जो हरकतें रहेंगी, ठीक है, वो 3 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों की तरह ही रहेगा। ठीक है, तो मूढ़ बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है, 25 से लेकर के 50 के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे फटाफट से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, तो सेशन को आप सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्सों में, ठीक है, यानी कि अपने सभी दोस्तों को, आप लोगों का एक रूल था कि एक लोग 2 लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, 1 लोग 2 लोग को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये रूल आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं क्लास लूँ या ना लूँ, आप लोग डेली के डेली जो भी क्लास पुराने हैं, ठीक है, उसको प्लेलिस्ट में जा करके पढ़िए और शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी यानी कि सब कुछ करते रहिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जड़ बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है। ठीक है, यानी कि जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 25 से लेकर के 25 या फिर 25 से कम, सेकंड ऑप्शन है 70 से कम, थर्ड ऑप्शन है आपका 50, और फोर्थ ऑप्शन है 90 से कम। ठीक है, तो देखिए जो जड़ बुद्धि होते हैं, ठीक है, ये तो महामूर्ख ही होते हैं। ठीक है, जो जड़ बुद्धि होते हैं, इनका देखिए जो आईक्यू लेवल होता है फ्रेंड्स, वो आपका 25 या फिर 25 से भी कम होता है बुद्धि लब्धि। ठीक है, यानी कि देखिए जो मानसिक दुर्बलता की दृष्टि से या फिर सर्वाधिक आप इनको मंद बुद्धि वाले बालक बोल सकते हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि होता है यानी कि जो आईक्यू लेवल होता है वो 25 या फिर 25 से भी कम होता है। ठीक है, इनका देखिए जो मानसिक विकास होता है फ्रेंड्स, वो आपके 2 वर्ष के बालकों की तरह होता है। ठीक है, यानी कि जो इनका मानसिक विकास जो 2 वर्ष का बालक करेगा वही जड़ बुद्धि वाले बालक भी करते हैं। ठीक है, और ये पूर्णतः यानी कि पूरी तरीके से दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, इनको भोजन कराने, नहलाने, वस्त्र पहनाने, ठीक है, बालों में कंघी करने और भी कई चीजें होती हैं, ये सारी चीजें करने के लिए यानी कि डेली की जो भी रोजमर्रा के इनके जो कार्य होते हैं, सभी कुछ करने के लिए इनको हमेशा दूसरों पर यानी कि दूसरों लोगों की आवश्यकता होती है, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं कि दूसरों पर ये निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऐसे बालों की ऐसे बालकों की देखिए जो देखभाल होती है, सुरक्षा जो होता है, ठीक है, संरक्षण होता है, वो आपका ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जितने कि 2 वर्ष के बालकों का किया जाता है। ठीक है, ये तो देखिए जो आपके जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 25 या फिर 25 से भी कम होता है, ये दूसरों से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये अपना जो जीवन यापन है उस वो पूरा करने में पूरी तरीके से असमर्थ होते हैं, यानी कि ये अपना जीवन यापन करने में भी पूरी तरह से असमर्थ होते हैं, यानी कि आप इनको हमेशा समझ लीजिए कि एकदम बैल बुद्धि ही है। ठीक है, जिनको जड़ बुद्धि बोला जाता है, कोई दिमाग इनको नहीं होता है। ठीक है, और देखिए जो जड़ बुद्धि वाले फ्रेंड्स होते हैं बालक, ठीक है, उनकी यदि उचित देखभाल भी ना किया जाए ना, तो वो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से शिकार हो जाएंगे और इनकी मृत्यु जो है वो कम ही आयु में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्लास तो काफ़ी लंबी लग रही है, बट क्वेश्चन भी आप लोगों के 36 हैं। ठीक है, तो टाइम तो लगेंगे, हमें लगता है आज की क्लास आप लोगों की मैराथन क्लास भी बन जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि जो मंद बुद्धि बालक के जो विशिष्ट प्रकार होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर जो मंद बुद्धि बालक हैं उनके प्रकार 3 होते हैं, मूर्ख होता है, ठीक है,
और कौन कौन से होते हैं? मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं और जड़ बुद्धि होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मंद बुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार, ठीक है, यानी कि जो स्पेशल टाइप्स होते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि बालकों के, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें मंगोलिज्म, सेकंड ऑप्शन है आपका क्रेटोनिज्म, थर्ड ऑप्शन है आपका हाइड्रोसिफेली, फोर्थ ऑप्शन है आपका माइक्रोसिफेली और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था कि मंद बुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये सभी प्रकार आपके मंद बुद्धि सॉरी हाँ ठीक है, मंद बुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार में होते हैं, यानी कि जो मंद बुद्धि वाले बालकों के विशिष्ट प्रकार होते हैं, मंगोलिज्म बालक होते हैं, क्रेटेनिज्म बालक होते हैं, हाइड्रोसिफेली बालक होते हैं, माइक्रोसिफेली बालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्णतया आप लोगों के सिलेबस पर ही आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मंद बुद्धिता के कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। ऐसा है कि मैं आप लोगों को एक बार इस क्वेश्चंस के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में समझा देती हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला आप लोग समझ लीजिए कि जो मंगोलिज्म बालक होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के देखिए जो बालक होते हैं, यानी कि जो मंगोलिज्म होते हैं, ठीक है, उसमें जो मानसिक दुर्बलता होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनका जो नाम है वो मंगोलिज्म इसलिए रखा जाता है, यानी कि रखा गया है, क्योंकि इनकी जो शारीरिक बनावट होती है फ्रेंड्स, वो काफी हद तक, ठीक है, मंगोल जाति से मिलती जुलती है, इसलिए इनको मंगोलिज्म बालक कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो आंखें होती हैं, ठीक है, वो काफी छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, होठ पतले होते हैं और सूखे होते हैं, ठीक है। जो इनकी पलकें होती है वो मोटी होती है और जो मुंह होता है इनका तिरछापन होता है, ठीक है। काफी लोगों का मुंह देखेंगे आप तिरछापन होता है, ठीक है, तो मंगोलिज्म होते हैं वे, ठीक है। और इनकी जो गर्दन होती है छोटे होंगे, ठीक है, हाथ पैर जो होंगे वो बड़े होते हैं, जो दांत होते हैं, ठीक है, वो छोटे और बेडौल होते हैं, जो उनकी आवाज होती है वो रूखी होती है, भारीपन उनमें, यानी कि जो आवाज होता है भारीपन लिए होता है और मोटा होता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो मंगोलिज्म बालक होते हैं, ठीक है, इनका जितने अभी अभी हमने अभी बातें बताई, ठीक है, कि आंखें छोटी, नाक चपटी, होठ पतले सूखे, ठीक है, पलकें मोटी, मुंह पर तिरछापन, गर्दन छोटी, हाथ पैर बड़े, ठीक है, दांत जो होते हैं वो छोटे और बेडल होते हैं, जो उनकी आवाज होती है रूखी, भारी और मोटी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके मंगोलिज्म बालक हो गए। सेकंड आपसे पूछा गया है क्रेटोनिज्म बालक, ठीक है। अभी इनके बारे में अभी और भी क्वेश्चंस आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। अगली क्लास में भी आप लोगों को इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। सेकंड आपका है क्रेटोनिज्म बालक, यानी कि देखिए जो क्रेटोनिज्म बालक होते हैं फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार के मंद बुद्धिता ही है, ठीक है। यानी कि जो क्रेटेनिज्म से पीड़ित बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड्स, आपके 25 से लेकर के 50 के बीच होती है, ठीक है। और क्रिटेनिज्म की जो स्थिति होती है उसमें मानसिक विकास के साथ साथ आपका जो शारीरिक विकास होता है वो भी कम हो जाती है, यानी कि जो बालक की लंबाई होती है उसमें वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। अधिक से अधिक जो इनकी लंबाई होती है, यानी कि जो क्रिटेनिज्म बालक होते हैं, ठीक है, उनकी जो लंबाई होती है वो 3 से लेकर के 3.5 फीट तक की होती है, ठीक है। यानी कि जो बालक होते हैं क्रिटेनिज्म से, उनकी जो हाइट होती है वो 3 फीट होगी या फिर 3.5 फीट तक की होती है, ठीक है, इसी के बीच होती है। यानी कि ये जो बालक होते हैं ये बौने रह जाते हैं, ठीक है। इनके हाथ पैर तो देखिए छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनका धड़ होता है, ठीक है, वो अधिक बड़ा एवं विकसित होता है, ठीक है। यानी कि जो इनका धड़ होता है वो अधिक बड़ा एवं विकसित होता है। चेहरा जो होगा देखिए वो भावहीन होता है, ठीक है, वो आप देखेंगे तो बहुत ही उनसे नफरत टाइप से होता है। आप कभी भी बौने लोगों को शायद देखे होंगे तो देखे होंगे, ठीक है, मैंने भी देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। बौने लोग देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, एकदम भड़काऊ टाइप से लगते हैं ना, बहुत अजीब लगते हैं, भावहीन होते हैं, बहुत उनके अंदर भाव नहीं होता है। ब्यूटिशियन जो भी हो कह लीजिए आप, उनकी जो ब्यूटी होती है वो अच्छी नहीं होती, भावहीन होते हैं, ठीक है। जो उनकी त्वचा होती है रूखी सूखी होती है, बेजान होती है, ठीक है, कुदरती होती है, ठीक है। और इसमें देखिए जो इनके अंदर जो वसा होती है, जो वसा की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। होठ और इनके जो जीभ होते हैं, ठीक है, वो अधिक मोटे होते हैं। और जो आपके क्रिटेनिज्म से पीड़ित बालक होते हैं उनमें जो परिपक्वता होती है वो किशोरावस्था तक भी नहीं आती है, ठीक है। परिपक्वता आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगले पॉइंट है आपका हाइड्रोसिफेली। देखिए हाइड्रोसिफेली क्या होता है, इस प्रकार की जो मंदबुद्धिता होती है फ्रेंड्स, इसमें जो बालक का सिर होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोसिफेली में जो बालक होते हैं उनका जो सर होता है वो काफी बड़ा होता है। देखिए जो इनका यानी कि जो सिर की परिधि होती है, ठीक है, जो सिर की परिधि होती है उनकी 28 फीट तक हो जाती है,
ठीक है? और सिर के पीछे की ओर जो पीछे का जो ओर होता है, यानी कि जो सिर के पीछे जो जिसे आप लोग हिंदी में जो कुछ भी बोलते होंगे, मुझे तो ये थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में, इसके जो सिर के पीछे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है? तो वो काफ़ी अधिक विकसित हो जाता है। इनका जो चेहरा होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोसिफेली वाले बच्चों का, ठीक है? काफ़ी छोटा होता है और जो सिर होता है वो बाहर से देखने पर कुछ त्रिभुजाकार सा दिखता है, ठीक है? और वैज्ञानिकों का मानना है कि जब प्रमस्तिष्क यानी कि मेरुद्रव का जो श्रवण सुषुम्ना नाड़ी में अधिक होने लगता है, तब बालक इस प्रकार के मंदबुद्धिता के लक्षण उनके अंदर आ जाती है, ठीक है? तो ये आपके हाइड्रोसिफेली होते हैं। फोर्थ है आपका माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली देखिए वो स्थिति होती है फ्रेंड जिसमें बालक का सिर जो होता है वो सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है? इनको माइक्रोसिफेली, ज़ाहिर-सी बात है, समझिएगा जो हाइड्रोसिफेली वाले जो बालक होते हैं इनका जो सर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और जो माइक्रोसिफेली वाले बालक होते हैं इनका जो सर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है? और इनका जो सिर होता है फ्रेंड्स वो पतला एवं त्रिकोणाकार दिखाई देता है, ठीक है? ललाट यानी कि जो होता है वो सामने से चपटा होता है और इस कारण जो इनकी मुखाकृति होती है वो सामान्य लोगों से भिन्न दिखाई देती है, ठीक है? तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मंदबुद्धि वाले बालकों के विशिष्ट प्रकार है मंगोलिज्म, क्रेटेनिज्म, हाइड्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5 ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है आपका कि मंदबुद्धिता के कौन-कौन से कारण होते हैं? अब आपसे पूछा गया है कि मंदबुद्धिता के कौन-कौन से कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम, सेकंड ऑप्शन है आपका गर्भकालीन अवस्था में संक्रमण, बीमारी होने से, थर्ड ऑप्शन है आपका माता-पिता की आयु और फोर्थ ऑप्शन है अरिपक्व अपरिपक्व बनाम जन्म, ठीक है? यानी कि जो बच्चे अपरिपक्व यानी कि परिपक्व नहीं होते हैं, यानी कि समय से पहले ही उनका जन्म हो जाता है, तो उन्हें ही बोला जाता है अपरिपक्व बनाम जन्म, ठीक है? और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए अभी-अभी हमने जो पहला यानी कि सबसे जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, ठीक है? उसी से रिलेटेड ये सब भी क्वेश्चंस है कि जो मंदबुद्धिता के प्रमुख कारण होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो अभी हमने आपको बताया सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया गया है वंशानुक्रम, यानी कि देखिए जो मंदबुद्धिता का जो हस्तांतरण होता है फ्रेंड्स, ठीक है? वो आपके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, ठीक है? देखिए काफ़ी अध्ययनों से ये पता चलता है कि जो आपके माता-पिता हैं, ठीक है? उनका जो बौद्धिक स्तर होता है यानी कि जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का जो बौद्धिक स्तर होता है वो उनके बालकों में भी पाया जाता है, ठीक है? यदि आपके माता-पिता यानी कि आपके माता-पिता का आईक्यू लेवल कम होता है तो अधिक संभावना होती है। हम पूरी तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे माता-पिता हैं जो कृषि हैं, खेती करते हैं, उनके बच्चे समाज में अच्छा नाम कमाते हैं, ठीक है? नाम रोशन करते हैं। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे माता-पिता होते हैं जिनका बुद्धि लब्धि कम होता है, तो उनके बच्चों का भी कम होता है, ठीक है? अधिकतर संभावना यही होती है। तो ये सब आपके यानी कि वंशानुक्रम से ही होता है, ठीक है? और इसी प्रकार के देखिए जो अधिक बुद्धिमान माता-पिता होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? उनकी जो संतानें होती हैं वो अधिक बुद्धिमान होती हैं, भले वो किसी भी क्षेत्र में हो लेकिन वो बुद्धिमान होते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट है आपका गर्भकालीन अवस्था में संक्रामक बीमारी होने से। यानी कि देखिए जब गर्भावस्था के दौरान यदि माता को यानी कि माता जो है वो किसी गंभीर या फिर संक्रमण बीमारी से ग्रसित हो जाती है, तो यानी कि जो उसका गर्भस्थ शिशु होता है, ठीक है? उसका समुचित विकास नहीं होता, जैसे कि उसको खसरा हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, एड्स हो जाएगा, ठीक है? क्षय रोग, चेचक, रूबेला, इन सभी अनेक आपके संक्रामक रोग हैं, ठीक है? जिसके कारण जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में जो शिशु होता है वो माइक्रोसिफेली रोग हो जाता है, यानी कि जो उसका स्तर होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है? और वह मंदबुद्धि बालक का शिकार हो जाता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट है आपका माता-पिता की आयु, ठीक है? माता-पिता की आयु। देखिए जो मंदबुद्धिता को यानी कि प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण होता है फ्रेंड्स, वो आपके माता-पिता की आयु होती है, ठीक है? यदि देखिए आपके माता-पिता की आयु जो है वो 40 वर्ष है या फिर इससे भी अधिक होती है, तो इससे जो उत्पन्न होने वाले जो शिशु होते हैं वो मंगोलिज्म होने की अधिक संभावना होती है, ठीक है? मंगोलिज्म का मतलब हमने क्या-क्या आपको बताया, यानी कि उनकी आँखें छोटी हो जाएँगी, ठीक है? नाक चपटी हो जाएँगी, जो होंठ होते हैं वो पतले, सूखे, मोटी हो जाएँगे, ठीक है? मुँह पर तिरछापन आ जाएगा, गर्दन छोटी हो जाएगी। तो यानी कि यानी कि काफ़ी एज वाले माता-पिता हो जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो मंगोलिज्म अ, मंदबुद्धि से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन है आपका परिपक्व जन्म। अपरिपक्व जन्म, ठीक है? यानी कि जब शिशु का जन्म समय से पूर्व, ठीक है, अपरिपक्व अवस्था में ही हो जाता है, तब उसे जीने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम रहती है। यदि शिशु जीवित भी रहता है, तब भी शारीरिक एवं मानसिक विकास अपूर्ण रहता है, ठीक है? और ऐसे ही बालकों में मंदबुद्धिता जो है वो देखी जाती है, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है? मंदबुद्धिता के कौन-कौन से कारण होते हैं? वंशानुक्रम होते हैं, गर्भकालीन
बाल्यकालीन अवस्था में संक्रमण बीमारी से, ठीक है, होते हैं और माता पिता की आयु से होते हैं और अपरिपक्व जन्म के कारण भी मंदबुद्धिता हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज की क्लास देखिए थोड़ा सा आप लोगों को लेट ही मिलेगा, ठीक है, बहुत लेकिन बहुत ही अच्छी क्लास है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों के पेपर में मिलेंगे, और फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, दोनों पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा दे रहे हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका स्वयं के देखभाल का प्रशिक्षण, सेकंड ऑप्शन है आपका खेल का प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन है आपका व्यवसायिक प्रशिक्षण, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है। यानी कि देखिए जब मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देते समय आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट दिया है स्वयं के देखभाल का प्रशिक्षण, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब भी आप मंदबुद्धि बालक यानी कि मंदबुद्धि का जो बालक होता है, ठीक है, उसको मानसिक रूप से आप वो जो होता है वो इतना विकसित नहीं होता है कि वो स्वयं की देखभाल भी ठीक प्रकार से कर सके, ठीक है। उसमें देखिए विशेष प्रशिक्षण द्वारा नहलाना, यानी कि उसको नहाना, वस्त्र बदलना, ठीक है, कंघी करना, जूते मोजे पहनाना, ठीक है, भोजन करना, ये सभी चीजें उसको सिखाना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये जो बालक होता है, हमने पहले भी बताया है कि जो मंदबुद्धि बालक होता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 5 से लेकर के 70 के बीच ही होता है, ठीक है। तब तो उसे सामान्य कार्य सिखाकर रोजी रोटी कमाने के लायक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप भेड़ बकरियां चराना उसको सिखा दीजिए, ठीक है, बोझा ढोना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं आप मंदबुद्धि बालकों को सिखा करके उसको रोजी रोटी कमाने के लिए उसको उत्प्रेरित कर सकते हैं, यानी कि प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका खेल का प्रशिक्षण। देखिए खेल का प्रशिक्षण में क्या होता है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं फ्रेंड्स, वो खेलों के माध्यम से सहयोग, सहानुभूति, दया, करुणा, सहिष्णुता, उदार परोपकार, ठीक है, इन सभी मानवीय गुणों को सिखाया जा सकता है और उनमें अपराध की यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इससे उनके अंतर्गत जो अपराध की प्रवृत्ति होती है वो नहीं पनपेगी, ठीक है। नहीं तो मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं कि अच्छे चीजों में उनका मन नहीं लगता लेकिन बुरे चीजों में काफी मन लगता है, ठीक है। और मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वही ज्यादातर अपराध भी करते हैं, ठीक है। तो उनको खेल के प्रशिक्षण से इन सभी चीजों को बताना चाहिए, यानी कि दूसरों को सहयोग करना चाहिए, ठीक है, कैसे किसी दूसरे से सहानुभूति पूर्व व्यवहार करना चाहिए, किसी के ऊपर दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, सहिष्णुता, उदारता और परोपकार, ठीक है, इन सभी आपको मानवीय गुणों को यानी कि मंदबुद्धि बालकों को सिखा करके उनको शिक्षा देना चाहिए खेल के माध्यम से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका व्यवसायिक प्रशिक्षण। यानी कि देखिए जो बालक मूर्ख होते हैं, ठीक है, और जिनमें कुछ हद तक सीखने की क्षमताएं होती हैं, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया यानी कि बनना सिखाया जा सकता है व्यवसायिक प्रशिक्षण दे करके, ठीक है। तो देखिए जो मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो वैसे तो बहुत सारे बातें हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण करने की शिक्षा उनको देनी चाहिए, ठीक है, खेल प्रशिक्षण कराना चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 4 है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मानसिक पिछड़ेपन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ठीक है, यानी कि जो मानसिक रूप से पिछड़ेपन है बालक उनके लिए कौन सा जो कारक है वो उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम, सेकंड ऑप्शन है आपका वातावरण, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मानसिक रूप से पिछड़ेपन यानी कि जो बच्चा मंदबुद्धि बालक है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए वंशानुक्रम तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी उसके वंशानुक्रम यानी कि वंश क्रम से जो भी उसके अंतर्गत जीन्स आ रही है, ठीक है, कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, कम बुद्धि यानी कि कम बुद्धि लब्धि वाले हैं, तो बच्चे में भी कम बुद्धि लब्धता ही यानी कि उसके अंतर्गत रहेगा। तो एक तो आपका वंशानुक्रम हो गया, ठीक है, यानी कि पिछड़ेपन के कारण। सेकंड आपका वातावरण, यदि आप बच्चे को अनुकूल वातावरण नहीं देते हैं तो जो बच्चा है वो समाज से पिछड़ेपन यानी कि पिछड़ा हुआ रहेगा, अपने क्लास में भी पिछड़ापन ही लिए रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको अच्छा उनका वंशानुक्रम होना चाहिए और उनका जो एनवायरमेंट है वो तो और भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कारक आपके लिए उत्तरदायी है मानसिक रूप से पिछड़ेपन बालकों के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों वंशानुक्रम और वातावरण मानसिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारक है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं, यानी कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है जिनमें सामयिक स्थिरता की कमी पाई जाती है, सेकंड ऑप्शन है जिनको देखने में कठिनाई होती है, और थर्ड ऑप्शन है आपका जिनको देखने में कठिनाई। अच्छा दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो सेम हो गए हैं।
चलिए कोई बात नहीं, एक ऑप्शन को काट दीजिए, कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी कि 2 ही ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है? तो जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं फ्रेंड्स, वे यानी कि ये वे बालक होते हैं जिनमें सांवेगिक स्थिरता की कमी पाई जाती है, वहीं संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं, ठीक है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण के कारण संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि पर्यावरण के कारण, ठीक है, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसके कारण जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं उनके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है असुरक्षाहीनता, सेकेंड ऑप्शन है अशांत चित्तता, निराशा, और थर्ड ऑप्शन है असहाय, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स की पर्यावरण के कारण संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के लक्षण बताइए। ठीक है, यानी कि पर्यावरण के कारण जो अशांत बालक हैं उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, तो पहला तो है असुरक्षाहीनता, ठीक है, अशांत चित्तता, निराशा, असहाय। तो यहाँ पर तो देखिए आपका राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण के कारण जो यानी कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं, ठीक है, उनमें असुरक्षा होती है, यानी कि हीनता का भाव होता है, अशांत चित्तता यानी कि अशांत रूप से उनका जो भी मन होता है, चित्त होता है, ठीक है, वो अशांत रहता है, उनके अंतर्गत निराशा पाया जाता है, असहाय, वो अपने आप को यानी कि असहायता लिए हुए वो महसूस करते हैं मैं किसी कार्य के योग्य नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सभी जो आपके लक्षण है वो आपके पर्यावरण के कारण संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के ही हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों को अशांत बालकों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि संवेगात्मक रूप से जो अशांत बालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या फिर 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो संवेगात्मक रूप से फ्रेंड्स अशांत बालक होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और इसके बारे में हम आप लोगों को अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि किन किन यानी कि कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक, थर्ड ऑप्शन है आपका उत्पीड़ित बालक, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया है कि जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है फ्रेंड्स अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक, यानी कि ये ऐसे बालक होते हैं जो प्रत्येक क्षण यानी कि हर पल में काल्पनिक जगत से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा सोचते रहेंगे मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यानी कि काल्पनिक, वो हमेशा कल्पनाओं में ही बहते हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि काल्पनिक जगत से ही जुड़े रहते हैं, यानी कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध ये जोड़ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में आपके पास क्या है, आपको क्या खुश रहना। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि उनके पास रहेगा तो कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा कल्पनाओं में जिएंगे कि नहीं मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो उसी चीज को लेकर के हमेशा दुख भाव यानी कि प्रदर्शित करेंगे कि हमारे पास ये नहीं है। अरे क्यों नहीं है, आपके पास जो है आप वास्तविकता से जुड़िए। ठीक है, तो ये जो अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं ये यानी कि संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं। ठीक है, ये कल्पनाओं में बहते रहेंगे, वास्तविकता से संबंध ये जोड़ ही नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा संवेगात्मक रूप से ये अशांत ही रहेंगे। ठीक है, शांत ये कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, इनके अंतर्गत देखिए निराशावादी, नकारात्मक, ठीक है, और आत्महीनता का भाव अत्यधिक पाया जाता है। जाहिर सी बात है ये कल्पनाओं में बहेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ कल्पना करेंगे और इनको मिलेगा नहीं। ठीक है, उससे वो निराश हो जाएंगे। ठीक है, बाद में ये नकारात्मक यानी कि निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, आत्महीन, खुद को समझेंगे कि हमारे अंदर ही कमी है। ठीक है, तो इस तरह के भाव पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को असहाय समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक। देखिए आई होप फ्रेंड्स हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन है जितने भी हम क्लियरफाई इसको कर रहे हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सारे क्वेश्चन किस लेवल के थे, कैसे थे, आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक।
ठीक है। इसमें देखिए जो अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक होते हैं फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जैसे कि आपके असंगत बालक आ जाएंगे, ठीक है, आदर्श बालक आ जाएंगे, क्रियात्मक बालक आ जाएंगे, और जो विद्यालय से भयभीत बालक होते हैं ये सभी बालक आपके अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये बालक देखिए वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार जो होता है फ्रेंड्स वो समान नहीं होता है। ठीक है। जिनकी जो क्रियाएं होती है वो संवेगात्मक होती हैं। और थर्ड पॉइंट है आपका उत्पीड़ित बालक। उत्पीड़ित बालक क्या कौन होते हैं, यानी कि जिनके माता पिता के जो कठोर व्यवहार होते हैं, ठीक है, या फिर जो बालक उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उन सभी बालकों को यानी कि उत्पीड़ित बालक कहा जाए। जैसे कि आप सभी लोग ज्वाइंट फैमिली में देखते होंगे, ठीक है, घर के बड़ों का जो व्यवहार होता है बच्चों को लेकर के वो काफी कठोर होता है। ठीक है। जिससे कि बालक जो हमेशा डरा डरा सा सहमा सहमा से होता है। ठीक है। आप सभी लोग कभी भी अपने लाइफ में ज्वाइंट फैमिली से जुड़े रहे होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि दादा रहे होंगे, चाचा रहे होंगे, बड़े पापा पापा लोग, ठीक है, तो उन लोगों का जो व्यवहार होता है काफी वो थोड़ा सा खड़ूस टाइप सा रहेगा। ठीक है। कठोर व्यवहार रहेगा, जिससे कि आप सभी लोग डरे डरे से रहे होंगे, सहमे सहमे से रहे होंगे। ठीक है। तो ये यही बालक जो होते हैं वो उत्पीड़ित बालक कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि जो माता पिता होते हैं जब बालकों को अपने आदर्शों के अनुकूल नहीं पाते हैं, ठीक है, उन्हें अनचाहा प्रतिफल मानने लगते हैं और अपने मनोरंजन या फिर विकास के मार्ग में उन्हें बाधा समझने लगते हैं, तो उनके प्रति जो उनका व्यवहार होता है वो अनपेक्षित एवं बर्बर विकास के मार्ग में उन्हें बाधा समझने लगते हैं। यानी कि बर्बर यानी कि अपमान हमेशा करने लगते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका हो गया संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला आपका था अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक, सेकंड था अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक, थर्ड था उत्पीड़ित बालक। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि जो बालक प्रत्येक क्षण काल्पनिक जगत से जुड़े रहते हैं वे बालक होते हैं। अभी अभी इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया, अब आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। यानी कि जो बालक प्रत्येक क्षण काल्पनिक जगत से जुड़े रहते हैं वे बालक होते हैं। पहला है ऑप्शन आपका अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक, सेकंड है आपका अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक, सेकंड थर्ड है आपका उत्पीड़ित बालक, और फोर्थ है कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए जो बालक प्रत्येक क्षण काल्पनिक जगत से जुड़े रहते हैं वे अव्यवस्थित वाले बालक कहलाते हैं, यानी कि अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक कहलाते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले वह बालक होते हैं, ठीक है, जिनमें निराशावादी होता है, नकारात्मकता होता है, आत्महीनता होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बारे में हम देखिए डिटेल में आप लोगों को समझाए हैं, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी बनाया है। ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या था कि अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं, यानी कि जो निराशावादी होते हैं, नकारात्मक सोच वाले होते हैं, और जो आत्महीन होते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालकों के लक्षण होते हैं, यानी कि जो अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले जो बालक होते हैं उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है चिड़चिड़ापन, सेकेंड ऑप्शन है आपका क्रोध, थर्ड ऑप्शन है चिंता तथा असमायोजन, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। देखिए जो अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमेशा कल्पनाओं में ही बहते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा चिड़चिड़ेपन लिए होते हैं। ठीक है। उनको हमेशा यानी कि क्रोध आता रहता है। ठीक है। वो हमेशा टेंशन में यानी कि चिंता में रहते हैं और किसी से भी असमायोजन यानी कि समायोजित नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। ठीक है। यानी कि अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका असंगत बालक, सेकंड ऑप्शन है आपका आदर्श बालक, थर्ड ऑप्शन है आपका क्रियात्मक बालक, फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय से भयभीत बालक। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए अभी अभी हमने आपको बताया अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। ठीक है। इनके बालक इसके अंतर्गत आपके असंगत बालक आते हैं, आदर्श बालक आते हैं, क्रियात्मक बालक आते हैं, और जो विद्यालय से भयभीत बालक होते हैं वे बालक आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि असंगत बालक के लक्षण होते हैं, यानी कि जो असंगत बालक होते हैं, ठीक है, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े करना। सेकंड ऑप्शन है परिणाम पर बिना विचार किए फैसला लेना। और थर्ड है आक्रामक व्यवहार करना। फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो असंगत बालक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि जो असंगत बालक होते हैं उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग समझिए कि जो असंगत बालक होते हैं वो जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, ठीक है, और परिणाम आने के बिना ही वो विचार किए, यानी कि परिणाम पर बिना विचार किए ही वो फैसला ले लेते हैं, ठीक है, और उनका जो व्यवहार रहता है वो काफी आक्रामक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। असंगत बालक के कौन कौन से लक्षण होते हैं, यानी कि जो जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े करने लगते हैं वे बालक असंगत बालक, ठीक है, परिणाम पर बिना विचार किए फैसला ले लेते हैं, आक्रामक व्यवहार करते हैं। ओके, तो उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श बालक के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि एक आदर्श बालक के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है अकेले मौन बैठना। सेकेंड ऑप्शन है कक्षा में, ठीक है, कक्षा में घर में नकारात्मक सोच तथा निराशावादी। थर्ड ऑप्शन है अंतर्मुखी प्रवृत्ति दिखाई देना। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो एक आदर्श बालक होता है वो हमेशा आप देखेंगे अकेले मौन बैठा रहेगा, ठीक है, घर में और अपने क्लास में नकारात्मक सोच तथा निराशावादी लिए होता है वो, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन दिया अंतर्मुखी प्रवृत्ति दिखाई देना, यानी कि वो न तो वो बहिर्मुखी होता है न तो उभयमुखी होता है, बल्कि वो अंतर्मुखी होता है। कोई भी चीजें होती है वो अंदर ही अंदर लिए रहता है, ठीक है। तो वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति जो होती है वो दिखाई देता है उसके अंतर्गत, यानी कि ये आपके आदर्श बालकों के जो लक्षण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि क्रियात्मक बालक के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, यानी कि क्रियात्मक बालक के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है झगड़ालू प्रवृत्ति। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय नियमों को तोड़ने वाले। थर्ड ऑप्शन है चिड़चिड़े एवं क्रोध की बहुलता वाले बालक। और थर्ड ऑप्शन है तोड़ फोड़ में रुचि लेना। फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्रियात्मक बालक के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि जो एक क्रियात्मक बालक होता है, ठीक है, वो झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, वो विद्यालयी नियमों को तोड़ने वाले होते हैं, चिड़चिड़े एवं क्रोध की बहुलता वाले बालक होते हैं, यानी कि उनके अंतर्गत क्रोध और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो तोड़ फोड़ में ज्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके क्रियात्मक बालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रियात्मक बालक है ये इन सभी लक्षण, यानी कि उनके अंतर्गत ये सभी आपके लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। झगड़ालू प्रवृत्ति होते हैं, विद्यालय नियमों को तोड़ने वाले होते हैं, चिड़चिड़े एवं क्रोध यानी कि क्रोध की बहुलता वाले बालक होते हैं, और तोड़ फोड़ में रुचि लेने वाले बालक ये होते हैं, ठीक है, जो क्रियात्मक बालक होते हैं। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि विद्यालय से भयभीत होने वाले बालकों के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जो विद्यालय से डरे होते हैं बालक, ठीक है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय छोड़ देना। बिल्कुल सही बात है, यदि बालक विद्यालय से भयभीत है तो सबसे पहले तो वो विद्यालय को छोड़ देगा, ठीक है। पढ़ने में रुचि न लेना, जब विद्यालय से डर लगेगा तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागेगा, उसमें वो रुचि नहीं लेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है विद्यालय का नाम सुनने पर घबराना, यानी कि विद्यालय से वो डर रहा है तो जाहिर सी बात है आप सब उसके सामने यदि आप विद्यालय का नाम लेंगे तो क्या होगा कि उसके अंतर्गत घबराहट महसूस होने लगती है, उसको घबराने लगेगा बच्चा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय न जाने के लिए बहाना ढूंढना। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा विद्यालय से डरता है, ठीक है, तो वो विद्यालय न जाने के लिए बहाना ढूंढेगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। अभी देखिए मैं काफी पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है, यानी कि हमारे आसपास के कुछ लोग थे जो लोग पहले विद्यालय नहीं जाते थे, ठीक है। हमारे यहाँ पहले गांव में क्या होता था इस यानी कि इधर के साइड में कि जैसे कि प्राइमरी स्कूल में जल्दी कोई भेजता नहीं था, ठीक है, सब लोग नर्सरी स्कूल में भेजता था, ठीक है। तो मेरे गांव के एक भैया थे, ठीक है, जिनका स्कूल था नर्सरी, और वो मारने में बहुत फेमस थे। आप लोगों को एक स्टोरी भी बता दे रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। देखिए वो मारने में बहुत फेमस थे, यदि कोई बच्चा नहीं जाता था बिना पूछे पहले उसको 2 डंडा लगाते थे। पहले सब लोग डंडे से मारते थे, लेकिन तो अब देखिए हमेशा चेंजिंग आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। तो अब तो कोई टीचर एक बच्चे को मार नहीं सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था बहुत ज़्यादा मारते थे। आप लोगों ने सुना होगा मुर्गा भी बनाते थे बच्चों को, ठीक है। तो पहले के टाइम में बहुत, तो हमारे घर के आस-पास के कुछ लोग थे, बच्चे कुछ थे, ठीक है। हम लोग तो देखिए डेली जाने वाले थे स्कूल में, ठीक है। एक दिन भी गैप नहीं होता था हम लोगों का, ठीक है। चाहे होमवर्क पूरा हो, कंप्लीट ना हो, खेलने में इधर-उधर बिज़ी हो जाते थे, लेकिन क्लास करने यानी कि स्कूल
में हम लोग डेली ही जाते थे। तो होता क्या था कि कुछ बालक थे, ठीक है, उनके घर से आप लोग यानी कि घर से मार पड़ती थी तो वो घर भाग जाते थे, दूसरे के घर स्कूल के टाइम चले जाते थे, बहाना बनाते थे मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल ही रुचि नहीं लेता था, जब भी स्कूल की बात आती थी तो वो घबराने लगते थे। तो ये सारे बात जो कही गई है ये तो मेरे सामने देखा गया भी बात होगा, ठीक है, आप लोगों के भी टाइम में ऐसा हुआ होगा, आप लोगों के घर के बच्चे कुछ ऐसे रहे होंगे या फिर अगल बगल के, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो बच्चा विद्यालय से भयभीत होता है, सबसे पहले तो विद्यालय छोड़ देगा, पढ़ाई में रुचि नहीं लेगा, विद्यालय का नाम सुनने पर घबराने लगेगा और विद्यालय न जाने के लिए अलग-अलग तरीके के बहाने ढूँढते हैं, ठीक है? तो ये सभी आपके विद्यालय से भयभीत होने वाले बालकों के मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण हैं। तो यहाँ पर आपका 5th जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, क्वेश्चन है अगला आपका कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं? ठीक है, यानी कि जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं, उनके प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपका भग्न परिवार, सेकंड ऑप्शन है आपका माता-पिता के बीच संबंध ठीक न होना, थर्ड ऑप्शन है आपका विद्यालय का कठोर अनुशासन और फोर्थ ऑप्शन है आपका हीन भावना। ठीक है? यानी कि हीन भावना और पाँचवाँ भी इसमें ऑप्शन होगा, कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं, उनके कौन-कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं? सबसे पहला तो वो भग्न परिवार यानी कि देखिए होता क्या है इसमें कि जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं, ठीक है? आप इनको बोल सकते हैं भग्न परिवार या फिर तलाक वाले परिवार, ठीक है? यानी कि जो टूटते हुए परिवार है, यानी कि जिसमें माता-पिता जो होते हैं हमेशा झगड़े झंझट करते रहते हैं, ठीक है? ऐसे परिवारों में जो बच्चे होते हैं वो संवेगात्मक स्थिति जो उनकी होती है वो ठीक नहीं रहती है और वो असुरक्षित एवं यानी कि उपेक्षित समझते हैं अपने आप को, ठीक है? तो जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं उनके प्रमुख कारण एक तो पहला आपका भग्न परिवार हो गया, सेकंड आपका होता है कि माता-पिता के बीच संबंध जो है वो ठीक नहीं था। ये भी होता है कि जब भी आपके माता-पिता के बीच संबंध ठीक नहीं रहता है, हमेशा आप लड़ाई झगड़े को सुन रहे हैं, ठीक है? तब भी बालक जो होता है वो असंवेगात्मक रूप से अशांत हो जाता है। थर्ड पॉइंट है विद्यालय का कठोर अनुशासन, यदि विद्यालय से उसको कठोर अनुशासन यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि कड़ा व्यवहार यानी कि जो आपके विद्यालय का अनुशासन बहुत ज़्यादा कड़ाई वाला है, ठीक है? तब भी जो बालक है वो संवेगात्मक रूप से अशांत हो जाएगा और बच्चे में हीन भावना देखने को मिलती है, ठीक है? यानी कि जिसके अंतर्गत हीन भावना यानी कि जो बच्चा होता है जिसके अंतर्गत ये होता है कि मैं किसी कार्य के योग्य नहीं हूँ, मैं असहाय हूँ, निर्बल हूँ, ठीक है? जिसके अंतर्गत हीन भावना होती है वो बालक भी यानी कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 5th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि उपर्युक्त सभी, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि माता-पिता के कठोर व्यवहार अथवा उपेक्षा के शिकार बालक कहे जाते हैं, यानी कि माता-पिता के द्वारा कठोर व्यवहार और जो उपेक्षा के शिकार बालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका उत्पीड़ित बालक, सेकंड ऑप्शन है सामान्य बालक, थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट बालक और फोर्थ ऑप्शन है आपका मंदबुद्धि बालक, ठीक है? तो जो इस प्रकार के बालक होते हैं यानी कि माता-पिता के यानी कि जो माता-पिता के कठोर व्यवहार होते हैं, ठीक है? और जो उपेक्षा के शिकार वाले बालक होते हैं जिनको उपेक्षित किया जाता है, तो वो बालक क्या कहलाते हैं? उत्पीड़ित बालक कहलाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि संवेगात्मक अशांत के क्या कारण हैं? यानी कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के क्या-क्या कारण हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन है जीव भौतिक कारण, सेकंड ऑप्शन है आपका भग्न या तलाक वाले परिवार, थर्ड ऑप्शन है माता-पिता का कठोर नियंत्रण या फिर व्यवहार और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है? तो देखिए जो संवेगात्मक अशांत, ठीक है? जो कारण होते हैं सबसे पहला तो आपका जीव भौतिक कारण होता है, ठीक है? यानी कि क्या होता है कि इसमें जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है? इनसे होने वाले जो स्राव होते हैं वो शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने के कारण भी असंतुलन की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? जैसे कि देखिए जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उससे निकलने वाले जो रस होते हैं, ठीक है? वो आपके कम या फिर अधिक होने पर जो आपकी मनोविकृतियां होती है वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसका लक्षण कभी-कभी आपको डिप्रेशन और कभी-कभी यानी कि इलेवेशन के रूप में दिखाई देता है, ठीक है? तो एक तो आपका संवेगात्मक रूप से अशांत रहने के कारण आपका जीव भौतिक कारण होता है। सेकंड अभी-अभी हमने आपको बताया भग्न परिवार या फिर तलाक वाले परिवार, जैसे कि जो आपके परिवार टूट रहे हैं जिसमें माता-पिता आपके हमेशा झगड़े झंझट हो रहे हैं माता-पिता में, ठीक है? तो ऐसे परिवारों में जो बच्चे होते हैं वो यानी कि जो उनकी सामूहिक स्थिति होती है वो ठीक नहीं रहती है, वो असुरक्षित एवं उपेक्षित समझते हैं, ठीक है?
थर्ड पॉइंट है माता पिता का कठोर नियंत्रण। अभी अभी हमने बताया कि जैसे कुछ माता पिता होते हैं वो इतने कठिन और निर्मम और क्रूर होते हैं कि छोटी छोटी बात पर बच्चों को हमेशा डांटते या फिर पीटते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो सामूहिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती है और उनमें सामूहिक विकृतियां भी आ जाती हैं, ठीक है। तो सामूहिकात्मक अशांति के कौन कौन से कारण होते हैं, ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि जीव भौतिक कारक के लक्षण हैं। अभी अभी हमने बताया जीव भौतिक कारक के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है आपका डिप्रेशन, सेकंड ऑप्शन है आपका इलेवेशन, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो जीव भौतिक कारक के लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके डिप्रेशन एवं इलेवेशन दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, यानी कि जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हैं उनकी जो शिक्षा है वो किस प्रकार से दी जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत, यहाँ पर हैगा, ठीक है, व्यक्तिगत परामर्श एवं ध्यान देना, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श एवं ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट विधियों एवं प्रयोग के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है आपका विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षा की व्यवस्था करना। फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करना। फोर्थ उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही बात है। जब भी आप यानी कि संवेगात्मक रूप से जो अशांत बालक है उनको शिक्षा देने के लिए किस प्रकार से शिक्षा, तो सबसे पहले तो बच्चों को आप व्यक्तिगत परामर्श दीजिए, ठीक है, और उनको पूरा पूरा ध्यान दीजिए जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है, ठीक है। और उनको देखिए विशिष्ट विधियों एवं प्रयोग के द्वारा शिक्षा दीजिए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन दिया है विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षा की, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हैं सबसे पहले उनको यानी कि विशिष्ट विद्यालय उत्पन्न कराइए उनके लिए, ठीक है, यानी कि विशिष्ट विद्यालयों में उनका दाखिला कराया, उनके जो कक्षा की व्यवस्था है उसको अच्छी तरीके से करना चाहिए, यानी कि जो कक्षा की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है। किनके लिए? संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की शिक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि उत्पीड़ित बालक की कौन सी भावना प्रबल होती है, यानी कि जो उत्पीड़ित बालकों की जो भावना होती है वो कौन सी प्रबल होती है। पहला ऑप्शन है आपका असुरक्षा, सेकंड ऑप्शन है आपका आत्महीनता, थर्ड ऑप्शन है असहायता और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो उत्पीड़ित बालक की कौन सी भावना सबसे प्रबल होती है, ठीक है। तो जो उत्पीड़ित बालक होती हैं उनको अपने आप से जैसे लगता है कि वो सबसे असुरक्षित है, ठीक है। उन अंतर्गत जो होता है वो आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। असहायता, जैसे लगता है उनका कोई सहायता करने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो उत्पीड़ित बालकों की भावना होती है, ठीक है, वो ये तीनों ही होती है, ठीक है, यानी कि असुरक्षा, आत्महीनता और असहायता, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आज की क्लास देखिए आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि मंगोलिज्म में बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है। अभी अभी हमने बताया था जो मंद बुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार थे, मंगोलिज्म में आपका पहला था उसमें, ठीक है। तो जो मंगोलिज्म में बालक का बुद्धि लब्धि होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 50 के ऊपर, सेकेंड ऑप्शन है 25 से 50 के बीच, थर्ड ऑप्शन है आपका 25 से कम और फोर्थ है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो मंगोलिज्म में बालक का बुद्धि लब्धि होता है फ्रेंड्स वो आपका 25 से लेकर के 50 के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 25 से लेकर के 50 के बीच मंगोलिज्म में बालकों का बुद्धि लब्धि होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका क्रेटेनिज्म में बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है। आपको बताना है जो क्रेटेनिज्म में बालक का बुद्धि लब्धि होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है आपका 25 से 50 के बीच, थर्ड सेकंड ऑप्शन है 70 से कम, थर्ड ऑप्शन आपका 50 से कम और फोर्थ है 25 से कम, ठीक है। तो देखिए जो क्रेटेनिज्म में बालकों के बुद्धि लब्धि होते हैं, ठीक है, इनका जो बुद्धि लब्धि होता है फ्रेंड्स इनका भी 25 से लेकर के 50 के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा जो मंगोलिज्म में बालक है और जो क्रेटेनिज्म में बालक है इन दोनों की ही जो बुद्धि लब्धि होती है वो आपका 25 से लेकर के 50 के बीच में होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। सॉरी, आप लोगों का देखिए 26 क्वेश्चन है आज के थे, ठीक है। और होमवर्क में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में देखिए हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और क्वेश्चन है आपका कि प्रखर बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होती है या फिर कितना होता है, यानी कि जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होता है उनका IQ लेवल कितना होता है, ये आप लोग हमें कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्या करेंगे,
कमेंट करके ये आप लोग हमें बताएँगे कि जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं, उनका जो बुद्धि लब्धि हो वो कितना होता है, सभी लोग बताएँगे, ठीक है? थैंक यू मैम, आप सभी लोग बोलते हैं। और उसी के साथ-साथ आप लोगों को कमेंट करके ये भी बताना है कि जो प्रमुख बुद्धि वाले बालक होते हैं, उनका बुद्धि लब्धि कितना होता है, ओके? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों की स्पेशल क्लास रही है, ठीक है? 1 ईयर कंप्लीट पर, ठीक है? और बहुत अच्छे टॉपिक भी आप लोगों को आज के दिए गए हैं सेकंड पेपर से, जो कि आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों में भी काम आएगा, ठीक है? तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ओके? ताकि हमारी जो वीडियो है आने वाली, यानी कि जो भी वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल पाए, ओके? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।